अभी हम लोग डीएवी क्लास 7 का सोशल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें कि चैप्टर 6 में जितना सारा टॉपिक्स है उसको हम डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर 6 का टाइटल लाइफ ऑन द अर्थ, और इस चैप्टर में हमें अपने बायोस्फीयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आपके क्लास के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें, पहले हम लोग हमेशा की तरह ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जहाँ पे हमें बेसिक्स पता चलेगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अपने प्लांट किंगडम के बारे में, जिसके अंदर 4 सब टॉपिक है जिस पे हमें खास ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ग्रासलैंड्स क्या होता है, इसका डिटेल, डिजर्ट्स का डिटेल, और टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट का डिटेल्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा एनिमल किंगडम। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ बेसिक्स है जो कि हमें जानना है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फाइनली हमारा सबसे अंतिम टॉपिक जो है वो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा क्या इम्पैक्ट जाता है इकोसिस्टम पे ह्यूमंस का, उसके बारे में डिटेल में सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे शुरू में बताया गया है, फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स आवर अर्थ वाज बारेन प्लेनेट विदाउट एनी लाइफ। लाखों सालों तक हमारा अर्थ बिल्कुल बंजर था, इस पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन वाटर बॉडीज बिलोंगिंग टू फ्लोरा वर्ल्ड। यहाँ पे फ्लोरा वर्ल्ड एक नया वर्ड है, हम लोग प्लांट किंगडम को ही फ्लोरा वर्ल्ड बोलते हैं, उसके लिए ही एक अदर वर्ड है। तो सबसे पहले लाइफ का जन्म कहाँ पे होता है, वाटर बॉडीज में होता है, यानी कि पानी में होता है। और पानी कहाँ पे पाया जाता है, या तो नदियों में या तो समुद्र में। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था उसको हम लोग प्लांट किंगडम में रखेंगे, क्योंकि वो प्लांट ही था। उसके बाद आगे लिखा है, ग्रेजुअली द प्लांट लाइफ गेव वे टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज़ नोन एज फौना, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल किंगडम। और उसके बाद प्लांट्स के ही डेवलपमेंट होने के बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है। प्लांट्स में कुछ बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं, और वही बैक्टीरियाज धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और धीरे धीरे बड़े बड़े एनिमल्स उसी से बन जाते हैं। आगे यहाँ पे इकोसिस्टम का डेफिनेशन दिया गया है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बींग्स विथ देयर इन्वायरमेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। हम लोग जो है यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है, उसी तरह से एनिमल किंगडम में जितने सारे एनिमल्स आते हैं, प्लांट किंगडम में जितने सारे प्लांट्स आते हैं, सभी ना इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। आगे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है होमो सैपियंस। इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द ह्यूमन बींग्स हु फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस वर कॉल्ड होमो सैपियंस। सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि हमारे सबसे पहले जो पूर्वज थे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं होमो सैपियंस। तो इसका भी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर के और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है, एज वी नो द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। दिस लिविंग जोन इज़ नोन एज बायोस्फीयर। और हमारे अर्थ पर भी हर जगह लाइफ नहीं है, जहाँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उस स्फीयर को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स, नेमली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और बायोस्फीयर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया प्लांट किंगडम और एक हो गया एनिमल किंगडम। दे लिव टुगेदर इन कंप्लीट हार्मनी। और ये जो प्लांट किंगडम्स में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल किंगडम्स में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सद्भाव से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन दिस जोन, यानी कि बायोस्फीयर की बात यहाँ पे की जा रही है, इन दिस जोन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए। कैसे, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, जिसमें कि तीनों जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक लिविंग थिंग्स जो कि प्लांट है, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। डेट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्रीज। और इसीलिए हम लोग प्लांट्स को फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं।
प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। और प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड सॉइल न्यूट्रिएंट्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से फूड तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में उनको देते क्या हैं? उनको बदले में देते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एनिमल वेस्ट में पाए जाते हैं और वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बदले में वही न्यूट्रिएंट्स वो देते हैं और जिसके कारण प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। आगे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग ह्यूमन बींग्स को ही मानते हैं। एज दे डेराइव ऑल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम इट, क्योंकि वो सभी अपने बेसिक नीड्स को इन्वायरमेंट से ही फुलफिल करते हैं। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान जो होते हैं वो प्लांट फूड को भी यूज़ करते हैं और एनिमल फूड को भी यूज़ करते हैं। इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर विच हैज अल्टर्ड द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन नीड्स। ह्यूमन बीइंग ही हमारे बायोस्फीयर में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वायरमेंट में अपने नीड के हिसाब से चेंज ला लेता है। हम लोग कहीं भी चाहे तो खेती कर सकते हैं अगर हमें सूटेबल कंडीशन मिले। हम लोग कहीं पे भी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, घर रहने लगते हैं अगर हमें सूटेबल कंडीशन मिले। हम लोग कहीं पे भी फैक्ट्रीज़ बना के प्रोडक्शन करने लगते हैं अगर हमें सूटेबल कंडीशन मिले। इसके लिए हम लोग इन्वायरमेंट में अपने हिसाब से चेंजेस ला लेते हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ तक हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए। अब हमें प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये मैपिंग आप दिमाग में रखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ गया। इस टॉपिक के अंदर में हमें सभी प्लांट्स के बारे में ब्रीफ में पढ़ना है जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर स्टडिंग द प्लांट किंगडम। अगर हमें प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है, वी कैन स्टडी डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेशन बेल्ट है ना, इसके बारे में आगे हम फिगर के थ्रू समझा देंगे। आगे यहाँ पे लिखा है वेजिटेशन इंक्लूड। वेजिटेशन में क्या क्या रहता है? वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, बुशेस एंड श्रब्स। वेजिटेशन में मेनली 4 चीज़ पाया जाता है। वेजिटेशन का मतलब मेनली 4 चीज़ हुआ, या तो जंगल, या तो ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, या तो बुशेस, या तो श्रब्स। दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। और कहाँ का वेजिटेशन, किस जगह का वेजिटेशन कैसा होगा, वहाँ पे कौन कौन से प्लांट पाए जाएंगे, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जैसा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वैसा ही वेजिटेशन वहाँ पे पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास के रीजन में, वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज हाई, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल यानी कि बारिश भी बहुत तेज़ होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। ट्रीज आर टॉल एंड डेंस, वहाँ का जो पेड़ होता है बहुत लंबा लंबा होता है और डेंस यानी कि बहुत घना होता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और इस टाइप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों का अच्छा ग्रोथ होता है। ऑन द अदर हैंड इन द डिजर्ट एरिया वेयर टेम्परेचर इज़ हाई एंड रेनफॉल इज़ लेस। और अगर हम लोग डिजर्ट एरिया में देखें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल बहुत कम होता है, द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज़ लिमिटेड। वहाँ पे बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं और बहुत कम एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे वेजिटेशन बेल्ट के बारे में डिटेल में लिखा है द वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। हम लोग वेजिटेशन बेल्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन ग्रुप्स का नाम क्या क्या है? दीज आर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड्स, तीसरा है डिजर्ट्स, चौथा है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। और इन्हीं चारों के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। वेजिटेशन बेल्ट क्या होता है उसको हम लोग इस फिगर के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर एक इस तरीके से राउंड एक सर्कल है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जो कि अर्थ के एकदम बीचों बीच है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एकदम बीचों बीच है। इस इक्वेटर को ही अगर हम लोग ले लें तो इक्वेटर के आसपास का जो क्लाइमेट होगा वो हर साइड से सेम ही होगा और यहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे वो भी सिमिलर ही होगा, क्योंकि जैसा क्लाइमेट कंडीशन वैसा ही प्लांट और वैसा ही एनिमल। तो इस तरह से अर्थ के चारों तरफ जहाँ जहाँ लैंड मास मिलेगा ना, वहाँ वहाँ का प्लांट और एनिमल सेम टाइप का होगा और यहाँ पे एक बेल्ट जैसा बन जाएगा और इसी बेल्ट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेशन बेल्ट।
अलग अलग टाइप का वेजिटेशन बेल्ट होता है, 4 टाइप का, जिसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। एक वेजिटेशन बेल्ट होगा जो कि इक्वेटर के आसपास होगा, उसका एक अलग नाम है। एक वेजिटेशन बेल्ट होगा जो कि इस एरिया में होगा, उसका एक अलग नाम है। तो वही सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वेजिटेशन बेल्ट के बारे में हमें पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। ये कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में लिखा है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स बिटवीन 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका लोकेशन आपको डिग्रीज में दिया गया है। तो इसको एक बार मैप से समझ लेते हैं, हमारे अर्थ से समझ लेते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ हम लोग यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं और 23 डिग्री साउथ हम लोग यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, इसी में ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट पाया जाता है, ये वाला रीजन में। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और ये ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को भी हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि पहला है इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसी का एक कैटेगरी ये वाला है। और इसी का दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे होगा, इसके नाम से ही पता चलता है, ये इक्वेटर के आसपास के फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे इसका लोकेशन भी लिखा है, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। अगर हम लोग इसका लोकेशन फिगर के थ्रू देखें तो हमें बोला गया है कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक। 10 डिग्री का मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये 10 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें एक पतला सा बेल्ट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसी बेल्ट में जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा, यहाँ पे लिखा है द मेन एरियाज आर जायर बेसिन इन अफ्रीका, अफ्रीका में है, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया। ये सब कुछ लोकेशन है जिसको आपको याद रखना है। दिस एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे साल भर भारी वर्षा होती है। एंड द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई, और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो साल भर ग्रीन होते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन कि कौन से फॉरेस्ट का जो ट्री होता है वो साल भर ग्रीन होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका नाम से ही आपको याद रह जाएगा। द ट्रीज आर वेरी टॉल, यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पे कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं जो कि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मेन ट्रीज फाउंड इन दीज एरियाज आर इबोनी, रबर, महोगनी, रोजवुड एटसेट्रा। ये कुछ पेड़ है जिसके नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि विच ट्रीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या आपको ऐसे ही पूछ देगा कि विच ट्रीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा टाइप का जो हार्डवुड फॉरेस्ट है उसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका लोकेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, दीज फॉरेस्ट थ्राइव बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो फॉरेस्ट होता है इक्वेटर के दोनों साइड होता है। ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में भी होता है और इक्वेटर के साउथ में भी होता है। लोकेशन क्या हमें दे दिया गया, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ तक। इन दोनों के बीच में एक पैच हमें मिलेगा, एक बेल्ट हमें मिलेगा, उस एरिया में ये वाला फॉरेस्ट पाया जाता है। उसी तरीके से 10 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि यहाँ पे ये हो गया 23.5 डिग्री वाला लाइन और ये हो गया 10 डिग्री वाला लाइन। तो यहाँ पे भी हमें एक पैच मिलेगा जहाँ पे ये वाला फॉरेस्ट पाया जाता है। तो लोकेशन भी आपको दिमाग में रखना है जिससे कि आपको आंसर करने में आसानी होगा। दिस फॉरेस्ट बेल्ट रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल एंड द ट्रीज हेयर शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है इस वाले एरिया में। मॉडरेट रेनफॉल कहने का मतलब हुआ कि ना ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना ही बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना उनका पत्ता भी झड़ जाता है ड्राई सीजन में। द ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट, यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनका हाइट मीडियम होता है। द मेन एरियाज वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, चाइना, ईस्टर्न ब्राज़ील एटसेट्रा। और जो मेन एरियाज़ हैं, जो मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आगे यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जो कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और वो ट्रीज़ कौन कौन से हैं, पहला है साल, दूसरा है टीक और तीसरा है बैम्बू ट्री। तो यहाँ तक प्लांट किंगडम में हमने ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हमें ग्रास लैंड्स के बारे में पढ़ना है।
ग्रासलैंड होता क्या है, ये तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि घास के मैदान को हम लोग ग्रासलैंड बोलेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है इसका, ग्रासलैंड्स आर द एरियाज वेयर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, ग्रास लाइक प्लांट्स एंड स्कैटरिंग ऑफ ट्रीज। ग्रासलैंड्स में तीन चीज़ मेनली पाया जाता है। पहले तो घास पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े मैदान में घास फैला रहेगा। उसके बाद घास जैसे ही कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, और उसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ ट्रीज़, यानी कि बहुत दूर दूर में हमें पेड़ देखने को मिलता है। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है? ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। स्कैंटी का मतलब होता है कम। विथ वेरिंग टेम्परेचर, बारिश तो कम होती है, साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर भी वेरी करता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी वहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ग्रासलैंड्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उनका नाम क्या क्या है? पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और जो दूसरा है उसका नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक बार मैप में उसको देख लेते हैं कि किस किस लोकेशन पे ये दोनों ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अगर हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो इक्वेटर के दोनों साइड, इक्वेटर के इस साइड भी और इक्वेटर के इस साइड भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इस वाले एरिया में जितने सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। यहाँ पे कलर कोड भी दिया गया है कि इस वाले कलर से जो जो एरिया दिखाया गया है वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। यानी कि एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक छोटा सा यहाँ पे भी है। तो ये कुछ हो गया आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। आपको लोकेशन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? आपको लोकेशन बताना होगा, इट इज़ द ग्रासलैंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दूसरा जो ग्रासलैंड है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर इधर नॉर्थ पोल तक, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाहर इधर साउथ पोल तक, इस वाले रीजन में जितने सारे ग्रासलैंड है ना, और इस वाले रीजन में जितने सारे ग्रासलैंड है, उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पे आपका कलर कोड करके भी बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन से मार्क किया गया है वो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। जैसे कि यहाँ पे एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, एक ग्रासलैंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, एक छोटा सा यहाँ पे भी है। तो यहाँ तक हम लोग मैप के थ्रू दोनों ग्रासलैंड का लोकेशन जान लिए। अब इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसके बारे में लिखा है, दे आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द हॉट डिजर्ट इन द बोथ हेमिस्फेयर। ये जो ग्रासलैंड है दोनों हेमिस्फेयर में पाया जाता है, और किसके किसके बीच पाया जाता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डिजर्ट्स के बीच में। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ है? इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और हॉट डिजर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे भी हॉट डिजर्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास भी हॉट डिजर्ट है। तो इसके बीच में यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है। दीज ग्रासलैंड्स रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और यहाँ पे बारिश कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। हम लोग बारिश को सेंटीमीटर में नापते हैं, और किस डिवाइस से नापते हैं? रेन गॉज से नापते हैं। आपको पढ़ाए भी थे किसी चैप्टर में। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल। यहाँ के जो घास होते हैं बहुत रफ होते हैं, थिक यानी कि मोटे होते हैं, और बहुत लंबे होते हैं। कंपोस्ट इन ब्राज़ील आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दीज फॉरेस्ट। और ये जो घास के फॉरेस्ट होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कंपोस्ट, जो कि कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। अब जो दूसरा टाइप का ग्रासलैंड है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। इसको हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर जोन में पाया जाता है। हम लोग क्लास 6 में हीट जोन्स के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे कि टेम्परेचर जोन क्या होता है। यहाँ पे आगे लिखा है, दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन टेम्परेचर जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर एक लाइन होता है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, इस वाले बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर जोन। और उसी तरीके से इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एक लाइन होता है जो कि 66.5 डिग्री साउथ में होता है, उसके बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर जोन। तो टेम्परेचर जोन दोनों तरफ है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा है कि ये जो ग्रासलैंड है ना, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, यानी कि कोस्टल रीजन में, समुद्र के किनारे वाले एरिया में ये ग्रासलैंड नहीं पाया जाता है। ये भी आपको मेंशन करना होगा एग्जाम में, कहाँ पे पाया जाता है? उस वाले कॉन्टिनेंट के अंदर वाले भाग में, यानी कि कॉन्टिनेंट के बीचों बीच पाया जाता है। दीज ग्रासलैंड्स रिसीव अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल।
और इस वाले ग्रासलैंड में और इस वाले ग्रासलैंड में कितनी बारिश होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, यानी कि पहले से कम। यहाँ पे जो ग्रासलैंड था उससे कम बारिश होती है। दे समटाइम रिसीव स्नोफॉल ऑल्सो, यहाँ पे कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट, और यहाँ के जो घास होते हैं बहुत छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। दे आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज, फॉर एग्जाम्पल prairies in North America, pampas in South America, dons in Australia and velds in South Africa। ये वाला जो ग्रासलैंड है ना, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड, इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पे पहला नाम दिया गया है प्रेयरीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है। यहाँ पे आप इस वाले मैप में भी देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेयरीज लिखा हुआ है। उसी तरीके से साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है इसी वाले ग्रासलैंड को, यहाँ पे पैम्पास है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है और साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स बोला जाता है। तो इस तरह से 4 लोकल नेम्स जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड का होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, उसको आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो प्लांट किंगडम में ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, ग्रासलैंड्स भी अभी जस्ट हम लोग ख़त्म कर लिए। अब हमें पढ़ना है डिज़र्ट्स के बारे में। ये जो वर्ड है डिज़र्ट, जब भी आप लोग सुनते होंगे तो आपके दिमाग में ऐसा ही पिक्चर आता होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको डिज़र्ट नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको भी डिज़र्ट बोलते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। पहले तो यहाँ पे डिज़र्ट के बारे में डेफिनेशन दिया है। डिज़र्ट होता क्या है? अ वास्ट एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया, विच हैज़ लेस वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ड्यू टू वेरी स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होने के कारण, इज़ कॉमनली नोन एज डिज़र्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिज़र्ट बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिज़र्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स, नेमली हॉट डिज़र्ट्स एंड कोल्ड डिज़र्ट। टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग डिज़र्ट को 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं, और पहला कौन है? हॉट डिज़र्ट है, और दूसरा है कोल्ड डिज़र्ट। हॉट डिज़र्ट मतलब ये वाला रेगिस्तान, और कोल्ड डिज़र्ट मतलब ऐसा जगह जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। अब यहाँ पे हॉट डिज़र्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दीज आर मोस्टली लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट वेयर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर। ये कहाँ पे पाया जाता है? जितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, उसके वेस्ट पार्ट में, यानी कि इस वाले एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है पूरे साल। सम इम्पॉर्टेंट हॉट डिज़र्ट्स इन द वर्ल्ड आर सहारा डिज़र्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिज़र्ट्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपको याद रखना है। पहला है सहारा डिज़र्ट, इसका तो नाम भी आप सुने होंगे, जो कि अफ्रीका में है। दूसरा है थार डिज़र्ट जो कि इंडिया में है, एंड तीसरा है एटाकामा डिज़र्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। कैक्टस, श्रब्स, बुशेस आर द कॉमन वेजिटेशन ऑफ दिस एरिया, और इस एरिया में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। कुछ कैक्टस हमें देखने को मिलेंगे, श्रब्स और बुशेस ही हमें बस देखने को मिलते हैं। दूसरा टाइप का जो डिज़र्ट है वो है कोल्ड डिज़र्ट। इसके बारे में लिखा है द कोल्ड डिज़र्ट्स आर मोस्टली फाउंड अराउंड द पोलर रीजन। ये डिज़र्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? पोल्स के आसपास पाए जाते हैं। वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, जहाँ का टेम्परेचर जो है ना बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है वहाँ का टेम्परेचर लगभग पूरे साल तक। द कॉमन वेजिटेशन इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ मॉसेस, लाइकेंस एट्सेट्रा, और यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, बस आपको कहीं कहीं पे मॉसेस मिलेंगे या लाइकेंस मिलेंगे। द मेन एरियाज़, कुछ एरियाज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ पे कोल्ड डिज़र्ट्स पाए जाते हैं, आर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया जो कि रशिया में है, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा। इन दोनों नाम को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए कि कोल्ड डिज़र्ट कहाँ कहाँ पे है तो आपको लिखना पड़ सकता है। तो अभी तक जितना कुछ हम लोग पढ़े उसको समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके बाद प्लांट किंगडम को हमने पढ़ना शुरू किया, जिसमें कि हमने ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। हमने देखा इसका 2 टाइप होता है, दोनों टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद ग्रासलैंड्स भी 2 टाइप का होता है, ग्रासलैंड क्या होता है, दोनों टाइप के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद डिजर्ट्स क्या होता है और इसका दोनों टाइप क्या क्या है, दोनों हमने पढ़ लिया। इसके बाद जितना सारा टॉपिक्स बचा हुआ है उसको हम लोग सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी और चैप्टर के लिए भी ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको सोशल साइंस के किसी और चैप्टर का भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले पार्ट को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।